और ये होते होते अब पता चला कि ये थैलेसीमिया नाम का भी एक बड़ा राक्षस है ना, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी थैलेसेमिया मेजर ये शब्द पहली बार सुना था। मुझे पता ही नहीं था। इनफैक्ट मतलब मैं आज शेयर करती हूँ कि मुझे 2-3 दिन लग गए थैलेसेमिया ये भूल जाती थी कि थैलेसेमिया है कि थैमेसेलिया है। नहीं था बड़ा ये कठिन नाम शब्द है। हाँ, और मैंने कभी सुना भी नहीं था। हम लोग बोलते हैं कि हम शहर में रहते हैं और पढ़े लिखे हैं और हमारे नाक के नीचे इतनी बड़ी बीमारी है जिसका ना कभी नाम सुना है और ना कुछ पता है। साइन हॉस्पिटल में जब मैं गई तो मैं अवाक रह गई सच, कि इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हाथों में सुइयां लगी हुई हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं, खून चढ़ रहा है सब बच्चों को। तब मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया कि ये सबको थैलेसेमिया मेजर है और इनको हर 10-15 दिन में ऐसे खून चढ़ाना पड़ता है। ये वार्ड था पूरा वार्ड, और वार्ड में जगह नहीं थी। मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से कि माँओं के हाथ की चूड़ी चली जाती है और कांच की चूड़ी आ जाती है, उनके गले का मंगलसूत्र चला जाता है, काला धागा आ जाता है। खुद देखा है, उनका घर जो कुछ छोटा बहुत है सब कुछ बिक जाता है। लेकिन इस बीमारी को अंत ही नहीं है, इसको अंत ही नहीं है। नमस्कार साथियों, क्या आप लोगों को मालूम है कि 8 मई ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये मनाया जाता है मतलब इसका एक वो होता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। मुझे नहीं मालूम था, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि थैलेसीमिया होता क्या है या है क्या। लेकिन जब पता चला तो रहा नहीं गया और लगा कि हम इस पॉडकास्ट में उसके बारे में हम जागृति दें या थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें, अवेयरनेस दें, क्योंकि थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जो रोक सकती है केवल अवेयरनेस के ज़रिए। तो हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इस पॉडकास्ट में हम दे पाएँ थैलेसीमिया के बारे में। और हमारी जो गेस्ट हैं सुजाता रायकर, ये बड़े दिलोजान से इस पे काम करती हैं पिछले 14 साल से। और किस लेवल पे काम करती हैं, क्या क्या करती हैं, ये तो हम पॉडकास्ट में जान ही लेंगे हमारे बातचीत से। लेकिन याद रखिए, इसको लाइटली मत लीजिए। थैलेसीमिया में हर साल 10,000 बच्चे थैलेस्मिक होते हैं, नए बच्चे। तो ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब जान लेंगे। और बस अपना थोड़ा सा एक अवेयरनेस इसमें लाएं और थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें तो हम इस देश से इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए साथ में मिलकर थैलेसीमिया को इस देश से निकाल देते हैं। और हमारा पॉडकास्ट सुनिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से अवेयरनेस बढ़ेगा। तो आइए अब मिलते हैं हमारे बड़े आम सुजाता रायकर जी से। नमस्ते सुजाता जी। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हाल ही में मैंने आपसे ये थैलेसीमिया के बारे में बहुत गहराई से जाना और फिर हमने ये निश्चय किया कि ये जल्द से जल्द हमारे पॉडकास्ट में आना चाहिए और लोगों को ये पता चलना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत ज़रूरी है ये। जी, क्योंकि हमने अब मतलब कई सालों से हम HIV वायरस के बारे में जानते आए हैं, कई सालों से। उसके बाद तब तो बहुत मतलब एक फियर फैक्टर भी था, उसके बाद उस पर मात हुई, उस पर दवाइयाँ आई। अब जाके अब कैंसर का भी बहुत बड़ा है ना फैलाव है, तो उसको भी हम कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। सब जगह से सब तरह से हो रहा है। और ये होते होते अब पता चला कि ये थैलेसीमिया नाम का भी एक बड़ा राक्षस है ना, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब पहली मतलब शुरुआत तो यहाँ से करेंगे कि थैलेसीमिया की वजह से आप मतलब थैलेसीमिया को लेकर आप कैसे आए, क्योंकि आप 14 साल से ये काम कर रही हैं जी। तो पहली बार आपको थैलेसीमिया का पता कैसे चला? ये तो एक थोड़ी लंबी स्टोरी है, थोड़ी सी शॉर्ट में बताती हूँ आपको। प्लीज़। क्या हुआ था कि मैं जब बच्चे मेरे थोड़े बड़े होने लगे
तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है। पर ऑफिस में तो जाती थी मेरे हस्बैंड के, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे नहीं करना है, कुछ और करना है। तो मैं वात्सल्य में पढ़ाना और स्ट्रीट चिल्ड्रन को पढ़ाना, ये सब थोड़ा बहुत मैंने किया। फिर मैं टाटा हॉस्पिटल जो है अपना बॉम्बे का, वहाँ पे भी मैंने पेलिएटिव केयर के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके साथ 5 साल काम किया एज अ वॉलंटियर। तो ये सोशल एंगल आपका पहले से ही रहा है? हाँ, सोशल एंगल तो पहले से ही रहा है। आपकी मतलब बचपन आपका मायके रुझाव? से ही हम लोग, मेरे पेरेंट्स भी वैसे ही थे, मेरी बहनें और जो भी हमारी फैमिली है, वी आर ऑल बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं और बहुत ही सेंसिटिव स्वभाव है सबका। ये तो हम बिल्कुल जानते हैं। तो इसलिए कहीं भी कुछ दिखता है तो हम वो मौका छोड़ते नहीं है, जहाँ भी हम Sensitive। कुछ कर सकते हैं। तो बस वो एक मेरे जीन्स में भी था, तो वो मैंने सोचा हुआ था कि मुझे वैसा ही कुछ करना है। पर ये कभी सोचा नहीं था कि थैलेसेमिया, और पता भी नहीं था। लेकिन जब मैं 5 साल वहाँ काम किया तो काफ़ी डॉक्टर से और वॉलंटियर से पहचान तो थोड़ी बहुत हो गई थी। लेकिन आई टुक अ ब्रेक, और ब्रेक लेके फिर मैं अपना फिर से ऑफिस जाने लगी, हस्बैंड के ऑफिस में ही में। तो वहाँ मन नहीं लग रहा था, लग रहा था कि ये मुझे नहीं करना है। कुछ ना कुछ मन में बहुत रेस्टलेसनेस होती थी। तो मैं गणपति जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ही मेरे मन की रेस्टलेसनेस जान ली। और मुझे एक, मेरे साथ जो वॉलंटियर थी टाटा हॉस्पिटल में, उसका एक दिन फ़ोन आया। तो उसने मुझे बोला कि एक बच्ची है जिसको थोड़ी हेल्प चाहिए, तो तू जाएगी? उसको मेरा स्वभाव तो मालूम था, इतने 5 साल हमने साथ में वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर काम किया था टाटा हॉस्पिटल में। तो मैंने बोला हाँ ज़रूर। तो उस दिन मैं ऑफिस नहीं गई, और वो नाना पालकर आश्रम है, वहाँ पे वो बच्ची थी। तो मैं वहाँ जब पहुँची तो मैंने देखा कि वहाँ एक मम्मी बैठी थी, और उससे पास डरी हुई मम्मी, और उससे भी ज़्यादा डरी हुई वो बच्ची, और वो लोग बैठे थे। तो मैंने जाके उसको बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ। तो मैंने तो उसका हाथ पकड़ा, तो उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे अभी भी वो सीन बिल्कुल मेरे आँखों के सामने है। तो मुझे लगता है शायद ऐसा हो सकता है कि उसको किसी ने बोला होगा कि आप बम्बई में किसी पे भरोसा मत करना। कहाँ से आई थी वो? वो गांव से आई थी, सातारा से अच्छा। आगे से। हाँ, तो वो बहुत डरी हुई थी। तो मैंने उसको बोला, फिर मैंने उसके थोड़ा नज़दीक जाके बोला, बहन मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, जो भी मन में है, जो दुख है, तो आप मेरे साथ शेयर करो। तो बस इतना बोलना था, तो कुछ पता नहीं केमिस्ट्री सी जुड़ गई, और वो एकदम से रोने लगी। और फिर उसने मुझे बताया कि उसकी बेटी को थैलेसेमिया मेजर है। तो ये जो मोमेंट है, मैंने भी थैलेसेमिया मेजर ये शब्द पहली बार सुना था। मुझे पता ही नहीं था। इनफैक्ट मतलब मैं आज शेयर करती हूँ कि मुझे 2-3 दिन लग गए थैलेसेमिया ये भूल जाती थी कि थैलेसेमिया है कि थैमेसेलिया है। इतना मतलब मैंने कभी सुना ही नहीं था ये नाम। शब्द है। हाँ, और मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो तब उसने मुझे बताया, उस लेडी ने, कि मेरी बेटी को इस बीमारी में बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, और ये कभी भी ठीक नहीं होगी ऐसी बीमारी। मेरे हस्बैंड को नहीं चाहिए, उसको इस तरह की बच्ची नहीं चाहिए जो इस बीमारी में है, जो उसको बार बार खून भी चढ़ाना पड़ेगा और जो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो वो बार बार रो रही थी। तो उसने बोला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ये बताया, सुझाव कि ऐसा करो कि हम इसको खून नहीं चढ़ाते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और वो मर जाएगी। तो मुझे तुम चाहिए एज अ वाइफ, लेकिन ये बीमार बच्ची नहीं चाहिए। तो वो इतना रो रही थी। तो उसने बोला, मैंने तो हस्बैंड को बोला कि मैं तुमको छोड़ दूंगी पर अपनी बच्ची नहीं छोड़ूंगी, और मैं दीदी आज सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गई हूँ। तो मैं वो रो रही थी और मैं उसको देख रही थी, और मुझे सच में संदीप जी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई दुर्गा बैठी है। क्योंकि दुर्गा माँ जो हम बोलते हैं वो शक्ति की प्रतीक है। तो वो इतना उसमें मतलब शक्ति थी कि उसमें उसको बस ये था कि मेरी बच्ची को मुझे ठीक करना है, उसको ट्रीटमेंट दिलवाना है। उसने कुछ सोचा नहीं कि उसने हस्बैंड छोड़ दिया, अपना घर संसार छोड़ दिया, पैसे नहीं थे, बहुत पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, पर हिम्मत इतनी थी उसमें। पता नहीं उस मौके में मुझे भी इतना वो इमोशनल एक मौका था कि मैंने भी उसका हाथ पकड़ के बोला कि तू घबरा मत, मैं तेरी मदद करूँगी।
और इतना वो बोल के मैं घर आ गई। बहुत हैवी हार्ट था उस दिन, रात को नींद नहीं आई। मैंने रिसर्च किया, तब देखा कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरे दिन मैं उसको अस्पताल लेके गई। अब मुंबई में सायन हॉस्पिटल है। सायन हॉस्पिटल में जब मैं गई तो मैं अवाक रह गई सच, कि इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हाथों में सुइयां लगी हुई हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं, खून चढ़ रहा है सब बच्चों को। तब मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया कि ये सबको थैलेसेमिया मेजर है और इनको हर 10-15 दिन में ऐसे खून चढ़ाना पड़ता है। ये वार्ड था पूरा वार्ड, और वार्ड में जगह नहीं थी। एक एक बेड पे 2-2 बच्चे थे। कईयों को ज़मीन पे भी बिस्तर लगा के खून चढ़ाया जा रहा था। और ये बच्चे मतलब बम्बई के भी थे और बाहर के भी थे? ज़्यादातर बम्बई के, न्यू बॉम्बे, मुंबई, और बाहर के भी थोड़े बहुत थे। और ज़्यादातर बच्चे थे कि ग्रोनअप्स भी थे? नहीं, सब बच्चे ही थे। 15-16 साल तक के बच्चे थे, ग्रोनअप्स नहीं थे वहाँ पे। अच्छा। सब बच्चे थे। तो जब मैंने ये देखा तो मैं बहुत, मुझे खुद पे भी फ्रस्ट्रेशन हुआ और मुझे लगा कि, और इतना इमोशनल फील हुआ क्योंकि मुझे लगा कि इतनी बड़ी बीमारी है। हम लोग बोलते हैं कि हम शहर में रहते हैं और पढ़े लिखे हैं और हमारे नाक के नीचे इतनी बड़ी बीमारी है जिसका ना कभी नाम सुना है और ना कुछ पता है। तो वही तो मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स ने भी, कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि थैलेसीमिया है क्या, इसीलिए तो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया आपने। तो जब आपने ये सारा रिसर्च किया जी, तो आपको क्या समझ में आया कि ये थैलेसीमिया किस वजह से होता है, कैसे होता है और ये क्यों फैल रहा है? ये थैलेसीमिया जो है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो मैं सच में अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, क्योंकि ये एकमेव ऐसी बीमारी है जो पता ना होने की वजह से होती है। जानकारी नहीं है, इसलिए आपको थैलेसीमिया मेजर बच्चा आपकी लाइफ में आ जाता है। सिर्फ ये एक ऐसी बीमारी है, बाकी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो जानकारी ना होने की वजह से होती हो। तो इस बीमारी में क्या होता है कि थैलेसीमिया जो है वो माइनर और मेजर ऐसे 2 तरह हैं। तो माइनर जो होता है वो, मैं सिंपल सी भाषा में अगर बताऊंगी तो आपका ब्लड कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल से, जीन म्यूटेशन की वजह से। तो थैलेसीमिया माइनर होना ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारी ही नहीं है। इसमें किसी तरह के सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, कुछ होता नहीं है आपको। आज कितने ही लोग अगर अपना टेस्ट करवाएंगे तो वो लोग थैलेसीमिया माइनर होंगे। हमारे भारत में ऑलमोस्ट 4% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ थैलेसीमिया माइनर। उनको कैरियर्स बोल सकते हैं आप, क्योंकि जब थैलेसीमिया माइनर और दूसरा थैलेसीमिया माइनर, इनकी अगर शादी हो जाती है तो 25% चांसेस हैं कि उनको थैलेसीमिया मेजर, ये जो बीमारी है, डिसऑर्डर है, वो बच्चा पैदा होता है। अब जैसे मैंने कभी थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं करवाया क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे कई लोग होंगे जिनको मालूम ही नहीं है कि थैलेसीमिया है। अब शायद मुझे कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब अगर होगा भी तो वो माइनर होगा। जी, ठीक है। करेक्ट। सवाल मतलब कंसर्न की बात ये है कि मुझे और कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि आप माइनर हैं। जी, है ना? नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन माइनर भी हो तो आपको कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन अगर 2 माइनर आ गए तो फिर तो बहुत बच्चा जो होगा तो वो फिर उसको प्रॉब्लम शुरू होगी। जी, है ना? जी, जी। तो अब मुझे मतलब सवाल ये है कि ये डॉक्टर्स बोलते क्यों नहीं है, मतलब वो कराते कि बाकी जो टेस्ट होती रहती हैं जी, तो उसके साथ ये टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं डॉक्टर? कराना तो चाहिए हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को वो पैदा होते हैं तब से लेके एंड तक, जब तक वो जीते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो माइनर हैं, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन लो है तो उनको उसकी तकलीफ होती है, लेकिन जनरली थैलेसीमिया माइनर में कुछ नहीं होता। तो थैलेसीमिया मेजर अगर बच्चा को ये करना है, हम नहीं चाहते, या थैलेसीमिया मेजर बच्चा नहीं चाहते, तो हमको थैलेसीमिया माइनर पता होना चाहिए कि हम हैं कि नहीं। तो थैलेसीमिया माइनर होना ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर हमको मालूम ना हो कि हम थैलेसीमिया माइनर हैं, ये बहुत डेंजरस है।
तो मुझे तो ये लगता है कि डॉक्टर्स अभी कई जगह, जैसे गुजरात में है, गुजरात में अपने आप ही सब गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उन लोगों ने एक ये उनका जो एक ग्रुप रहता है उसमें उन लोगों ने ये रूल ही पास किया है कि कोई भी लेडी जब उनके पास आती है तब वो पहले उसको माइनर का टेस्ट करवा लेते हैं। जैसे वो कंसीव करती है कि अगर माइनर है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसका हस्बैंड हो भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर दोनों माइनर हैं तो ही ये प्रॉब्लम है, वो भी 25%। तो मतलब उसमें गुजरात ने किया है, काफ़ी जगह पे है, अब काफ़ी इसके बारे में जागरूकता बढ़ रही है और काफ़ी बन रहे हैं। लेकिन अब जब तक गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता है कोई पॉलिसी डिसीजंस नहीं आएंगे कि ये कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया जाएगा, तब तक कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। और इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए, जैसे हम शहर में जो पढ़े लिखे जो लोग हम समझते हैं, तो वो लोग जब कभी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो पहले ही महीने में अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। पर हमारा जो मेजर गाँव में है हमारे जो, वो लेडीज़ तो कहाँ जाते हैं, उनको तो 5-5 महीने तक पता भी नहीं होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं नहीं है। अगर हो भी गए तो डॉक्टर के पास कहाँ जाते हैं। तो फिर ऐसे में तो उनको पता ही नहीं है कि वो माइनर है, उनका हस्बैंड माइनर है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ जन जागृति है, जो हमको बहुत ज़्यादा सब लोगों को अवेयरनेस इज़ द ओनली प्रिवेंटिव मेजर। मतलब जैसे पोलियो का टीका लगाना ज़रूरी है जो जैसे होता था जी, वैसे ये ब्लड टेस्ट करना कहीं भी हो आप दुनिया में ज़रूरी भले वो बहुत छोटा है। गांव हो, बड़ा शहर हो, छोटा कस्बा हो, लेकिन ये टेस्ट करना बहुत जी, ज़रूरी है। क्योंकि हर जो भी लड़का या लड़की जिसकी शादी होनी है अभी, उसको ये पता ही होना चाहिए कि वो माइनर है कि नहीं शादी होने से पहले। अगर उसको नहीं पता है और उसकी बाई चांस वो माइनर है, उसकी शादी जिससे हो गई उसको भी नहीं पता है, वो भी माइनर है, तो उनके घर में ये बीमारी वाला बच्चा पैदा हो जाएगा जिसका कोई अंत नहीं और है। भले ही संदीप जी, शादी करते वक्त ना मालूम हो, लेकिन बच्चा अब फैमिली जब प्लान वक्त करते वक्त एटलीस्ट उनको अपना टेस्ट करवा टेस्ट लेना करना बहुत चाहिए। जो ज़रूरी छोटा सा टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाके वो बता सकते हैं, सिंपल सी भाषा में। उनको उसका नाम वगैरह याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि वी जस्ट वांट टू नो कि हमारा थैलेसेमिया माइनर हम हैं कि नहीं। उतना ही जान लेना बहुत ज़रूरी है बिफोर दे प्लान द और जैसे फैमिली। अब आप माइनर हो जी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको कोई सोशल स्टिग्मा है, कोई आपको वो करेगा, ऐसा तो है नहीं। नहीं। क्योंकि कुछ अच्छा, दूसरी बात, ये बीमारी छूने से तो होती नहीं है। नहीं, अच्छा, नहीं, बिल्कुल ना तो नहीं। पानी पीने से या नहीं, खाना नहीं, शेयर नहीं, करने नहीं, से, नहीं, नहीं। ये तो ऐसा है नहीं। ये जेनेटिक है, अनुवांशिक जिसको बोलते हैं, ये जेनेटिक है जो अपने पेरेंट्स से बच्चे में आई है। तो ये कंटेजियस नहीं है जो हाथ लगाने से या जूठा खाने से या मास्क ना पहनने से होती है। मतलब जैसे आपने उदाहरण दिया था HIV का, तो उसमें भी कभी था कि अगर कट है या ब्लड है तो वो ट्रांसमिट होता था। इसमें तो वैसा कुछ है ही नहीं। इसका प्रिवेंशन सिर्फ ये है कि माइनर और माइनर की शादी नहीं होनी चाहिए, या शादी हो तो बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं, बच्चा भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि 25% ही चांसेस हैं कि मेजर बच्चा होता है। अच्छा। है ना। तो जब आप पता होना ज़रूरी है कि आप दोनों माइनर हो। तो जैसे ही प्रेग्नेंट हुए आप डॉक्टर को जाके बताइए कि हम दोनों माइनर हैं। वो एक टेस्ट होता है, प्री नेटल टेस्ट, तो वो उससे वो बच्चे का जो अंदर छोटा सा अभी फ्यू डेज है उसका सैंपल ले लेते हैं और उससे वो जान लेते हैं कि पेट में जो है बच्चा अभी एम्ब्रियो छोटा, वो माइनर है, मेजर है या नॉर्मल है। ओके। तो अगर वो मेजर है तो डॉक्टर्स खुद ही कहते हैं कि आप डिसकंटिन्यू द प्रेगनेंसी एंड ट्राई अगेन, है ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर आए फिर से वो छोटा सा टेस्ट किया और उससे अगर उनको पता चला कि नॉर्मल है या माइनर है तो बोलते हैं कंटिन्यू। अब हम इस पे आते हैं कि अगर हो गया बच्चा वैसा मेजर तो किस किस से गुजरना पड़ता है, ज़रा बताइए। ये तो मतलब मैं मतलब इतना ही बोलूँगी कि किसी दुश्मन के घर में भी थैलेसेमिया मेजर का बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बहुत ही दुखदाई जर्नी है जिसमें सिर्फ फिज़िकल पेन इन्वॉल्व नहीं है। फिज़िकल पेन, इमोशनल जर्नी है ये। आपको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं। देखिए, थैलेसेमिया मेजर के बारे में एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगी कि अपने ऑडियंस को कि थैलेसेमिया मेजर है क्या।
जैसे क्योंकि जब तक उनको ये समझ नहीं आएगा तो वो बोलेंगे सही। कि हम माइनर हैं या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्यों टेस्ट करवाएं, क्योंकि हमको तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि थैलेसेमिया मेजर ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, अनुवंशिक जो बोलते हैं वो ब्लड का एक दोष है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। जैसे हम सब नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों में हीमोग्लोबिन जो रहता है वो अपना ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है अपने शरीर में, तो सब सिस्टम्स को ऑक्सीजन मिलता रहता है, हीमोग्लोबिन सप्लाई करता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये हीमोग्लोबिन काम कर रहा है ऑक्सीजन सप्लाई करने का, वो यूज्ड हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है, पर वैसे वैसे नॉर्मल इंसान में वो बनते भी जाता है। इसलिए हम लोगों का हीमोग्लोबिन हमेशा कांस्टेंट होता है, किसी का 11, किसी का 16, किसी का 14, जैसे भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो जैसे जैसे खर्चा हो रहा है वैसे वैसे बन भी रहा है ना। लेकिन थैलेसेमिया मेजर जो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है उसमें हीमोग्लोबिन बनता नहीं है। ये एक बहुत सिंपल भाषा में मैं बता रही हूँ। तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके खून में जो हीमोग्लोबिन है वो अपना काम शुरू कर देता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, बच्चे के सब सिस्टम्स हेल्दी हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, सब ठीक ठाक है। जैसे जैसे हीमोग्लोबिन का लेवल नीचे आता जाता है पर वो बन नहीं रहा, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन अपना काम कर रहा है ऑक्सीजन सप्लाई करने का और उसका लेवल नीचे नीचे आ रहा है। नीचे नीचे आने से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो भी कम 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 होता जाता है सिस्टम्स को, और इसलिए सिस्टम स्लो डाउन हो जाते हैं क्योंकि उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन एकदम कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, सिस्टम्स बंद हो जाते हैं और बच्चा मर जाता है। तो आपके अंदर की जो ऑर्गेनिक सिस्टम है वो फेलियर होती है, कम होती है। तो अगर आपको बच्चे को मेंटेन करना है, जिसको थैलेसेमिया मेजर है, जिसमें हीमोग्लोबिन अपने आप बनता नहीं है, इस डिसऑर्डर से वो पैदा हुआ है, क्यों? क्योंकि माँ बाप को पता नहीं था कि वो दोनों माइनर हैं, इसीलिए ये बच्चा उनके पास पैदा हुआ है। तो ये बच्चे को अगर आपको जैसे जैसे उसका हीमोग्लोबिन 5-6 पे आया तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाहर से खून चढ़वाइए। बाहर से खून चढ़ने से उसमें फिर से नया खून आ गया तो हीमोग्लोबिन लेवल ऊपर चला गया, ऑक्सीजन मिलने लगा, बच्चा ठीक हो गया। पर धीरे धीरे वो हीमोग्लोबिन भी नीचे आने लगा, फिर से जाइए। तो हर 15 दिन में एक बार, वंस इन एवरी 10 to 15 डेज बाहर से खून चढ़वाना पड़ता है, उम्र भर। उम्र भर आपको ये इन ऐसे बच्चों को जब से वो पैदा होते हैं तब से 10 से 15 दिन में एक बार उनको खून चढ़ाना पड़ता है। मतलब ये उम्र भर, मतलब परमानेंट फेज है। परमानेंट, क्योंकि कई बीमारियां कैसी है, आप दवाइयों से उससे क्योर हो जाती नहीं, है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो है ये इतना ही नहीं है। अभी आप बोलेंगे कि चलो खून चढ़ाया, पर खून चढ़ाना उसके इतनी बार बार जब बाहर से खून आपके शरीर में जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होते हैं। तो बहुत अनडिज़ायर्ड सब आयरन अंदर डिपॉजिट हो जाता है पेट में, जो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं निकला समय से तो बच्चों की किडनी, स्प्लीन, लिवर, इसके ऊपर इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इसलिए खून चढ़ाना तो है, उसके साथ साथ उनको एक सेट ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयाँ होती हैं जो हर रोज़ सुबह उनको लेना है। और दवाइयाँ भी हैं? दवाइयाँ लेनी ही लेनी है उनको हर रोज़ सुबह उठते सार सबसे पहले, तभी वो उनके पेट में वो आयरन जो अनलोड हो जाता है वो कंट्रोल में रहता है। और बार बार फिर उनका फेरेटिन लेवल ब्लड टेस्ट करके देखना पड़ता है कि उनका फेरेटिन लेवल कहाँ है, आयरन लोड ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया। उस हिसाब से फिर उनकी गोलियों का डोज बढ़ता कम होता रहता है। और कभी कभी अगर गोलियों से भी आयरन कम ना हो तो फिर एक पंप मिलता है, उसमें पंप में दवाई रहती है, उसकी सुई बच्चों के पेट में घुसानी पड़ती है और स्विच ऑन करना पड़ता है। ऐसे 7 से 8 घंटे तक ये प्रोसीजर चलता है, फिर वो बटन बंद कर दो और सुई निकाल दो। तो इतनी फिज़िकल पेन माँ बाप को भी और बच्चों को भी सहनी पड़ती है। पर टालना कितना आसान है। टालना इतना आसान है कि बस शादी से पहले एक 400-450 का टेस्ट कर लो अपने बेटे का, बेटी की, जिसकी भी शादी कर रहे हो, कि उसको माइनर तो नहीं है। और इसका खर्चा लगभग कितना होता होगा अगर आप मतलब दवाइयाँ और ये जो ब्लड लगभग सालाना 50,000 से 1.5 लाख तक।
और ये बिल्कुल आम लोग हैं जो सब स्किल्ड किसी- वर्कर्स हैं, ये हैं, उनके जी, बारे में। आप सोचिए, मैं आपको सिर्फ एक इसका थोड़ा, क्योंकि सब मेरे जो आज श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनको डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनको थैलेसेमिया मेजर की सीरियसनेस समझ में आए, क्योंकि सब तक सीरियसनेस समझ में नहीं आती है तब तक वो माइनर का टेस्ट नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है ना, देखा जाएगा। तो थैलेसेमिया, आपने अभी मुझसे पूछा कि जो डेली वेजेस पे हैं या वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, बहुत मुश्किल है संदीप जी। क्योंकि कैसे है, मैं तो आज 14 साल से उनकी जो ये दुख तकलीफ़ है अपने आसपास महसूस करती हूँ, उनके साथ हूँ। तो मैं, ये बहुत इमोशनल जर्नी है पिछले 15 साल की। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपका बच्चे को आप हॉस्पिटल में लेके आए, किसी भी म्यूनसिपल हॉस्पिटल में, वहाँ पे सुबह 8 बजे वो उनको सुई लगा के रेडी कर देते हैं। जब रेडी कर देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, फिर आपको रुकना है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 4 बजे के करीब वो सुई निकाल देते हैं और बोलते हैं कि आज आपका ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं है, तो आप कल आना या परसों आना, उनको डेट दे दी जाती है। तो अब उन्होंने तो बोल दिया, उनकी भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो डेली वेजेस पे है वो आज छुट्टी लेके आया था, तो उसका एक दिन की तनख्वाह तो चली गई, है ना, और आने जाने का किराया भी चला गया, क्योंकि वो वेस्ट हो गया, उसका बच्चे को खून तो मिला नहीं। और अगर उसको खून मिल भी गया तो हर वक्त ये चिंता माँ बाप के रहती है कि ये जो खून मेरे बच्चे के बॉडी में जा रहा है ये सेफ़ है ना, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि उनको HIV हो जाता है, कितनी बार ये सब चीज़ें उनको हो जाती हैं, क्योंकि बार बार खून चढ़ना है, हर 15 दिन में खून चढ़ना है। और अगर आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके घर में जो भी काम करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत फेस करते हैं। आपने मुझे पूछा कि क्या क्या इन लोगों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी नहीं टिकती है। अगर हमारे घर में जो खाना बनाते हैं या गाड़ी धोते हैं या लिफ्टमैन वॉचमैन हैं, अगर वो बार बार हर 10 दिन में 2 दिन की छुट्टी मांगेंगे, हर 15 दिन में एक छुट्टी मांगेंगे, तो कोई उनको रखता नहीं है, सब निकाल देते हैं। तो जब उनको पैसा चाहिए तब उनकी नौकरियां भी छूट जाती हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। फिज़िकल इतनी वेदना सहन करनी पड़ती है, और पैसा बिल्कुल पूरा घर पूरी तरह। और सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, मैं वो भूल रही थी, वो सबसे मेजर है, क्योंकि उन लोगों को सोशल बॉयकॉट फेस करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी, स्टोरी नहीं है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो मेरा पहला बच्चा था। उसकी मम्मी को कैसे ऐसे उसको निकाल दिया था घर से। तो ये तो इनको कोई भी आसपास, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, किसी को ये पता नहीं है कि ये हाथ लगाने से नहीं होता, ये अनुवंशिक है, ये जेनेटिक है। तो लोग क्या बोलते हैं कि इनका बच्चा हॉस्पिटल में जाता है, बार बार कुछ खून चढ़ाता है, तो इसके बच्चे के साथ हमको नहीं खेलना है, हमारा बच्चा इसके साथ मिक्स ना हो, इनके घर से हमारे घर में कोई कटोरी ग्लास नहीं आना चाहिए। डरते हैं लोग, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो सोशल बॉयकॉट पूरा कंप्लीट, ये फैमिली को, ये जो प्रैक्टिकल नौकरियां छूटना, इतना खर्चा होना, ये बच्चों की वेदना, इन सब के साथ साथ उनको ये सोशल बॉयकॉट भी फेस करना पड़ता है। और सोशल बॉयकॉट सिर्फ अपने आस पड़ोस के लोगों से नहीं है, या स्कूल या फ्रेंड से नहीं है, वो अपने खुद के भाई बहन, घर के लोग, सास ससुर, हस्बैंड, बच्चे का बाप, सबसे होता है। तो इसलिए ये जो पूरा, इसको मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि जब कभी पैसा हाथ में थोड़ा होता है ना संदीप जी, तो ये सब कुछ सहना थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। लेकिन आप सोचिए कि जब पैसा भी नहीं है और आप अपने बच्चे को लेके अस्पताल आए, और फिर आपको घर भेज दिया गया, आपका एक दिन का किराया चला गया, आपका तनख्वाह नहीं मिली उस दिन, और इतनी सब मुश्किलों के बाद, सब मैंने खुद देखा है मेरी आँखों से कि माँओं के हाथ की चूड़ी चली जाती है और कांच की चूड़ी आ जाती है, उनके गले का मंगलसूत्र चला जाता है, काला धागा आ जाता है। खुद देखा है, उनका घर जो कुछ छोटा बहुत है सब कुछ बिक जाता है। लेकिन इस बीमारी को अंत ही नहीं है, इसको अंत ही नहीं है। तो अपनी तरफ से तो ये लोग भी पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप हैं, वो फिर चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इसका जब अंत ही नहीं है तो क्या करें? तो ऐसे में
बहुत दुख और तकलीफ़ होती है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बन जाता है, तो इसको टालना जब इतना आसान है तो हम क्यों ना उसको टालें। इसीलिए मैं आज आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से आज कितने ही लोग इस बीमारी से बच जाएंगे। मैं क्यों ऐसा बोलती हूँ कि बच जाएंगे, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ मालूम ना होने की वजह से होती है। आज जब आपके थ्रू, आपके वीडियो के थ्रू जब लोगों को ये पता चलेगा कि इतनी दुख तकलीफ़ अगर हमको इससे बचना है, तो हमको सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट कराना है किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाके, और पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे की शादी करने से पहले कि वो माइनर है कि नहीं। सही सही। तो ये जो आप इसका जो सीरियसनेस और ग्रेविटी अब जो पता चल रही है, इसके बारे में दुनिया को मालूम है, और दुनिया मतलब हमारे देश के बाहर किसी ने कोई एक स्टेप लिया है जिसको इस पे? अरे बहुत बहुत ज़्यादा। मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगी कि आज आपने आपके इस माध्यम से थैलेसेमिया का नाम सुन लिया है, अब तो आप इंटरनेट पे जाइए, पूरी इन्फॉर्मेशन है। पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर रिसर्च भी बहुत चल रहा है, बहुत काम भी हो रहा है, लेकिन जितना काम हो रहा है वो कम है अभी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज देखिए ना, आप बोल रहे हैं कि आपने भी कभी थैलेसेमिया ये वर्ड सुना नहीं था। मैं अभी अवेयरनेस के लिए बहुत जगहों पे, कॉलेजेस में, कॉरपोरेट ऑफिसेज में, जहाँ भी मुझे संधि मिलती है गाँव में, मैं जाके ये इसकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्योंकि मैंने इसका दुख बहुत नज़दीक से देखा है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये दुख ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी लोगों में ना आए। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि बाबा, बच्चे की शादी कर रहे हो, उसका टेस्ट करवा लो, एक उसका थैलेसेमिया माइनर का टेस्ट करवा के फिर ही बच्चे की शादी करो। तो ये अवेयरनेस हम फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी कम है ना। मैं वेट करती हूँ, मैं हमेशा पहला क्वेश्चन पूछती हूँ कि यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, जब मैं अवेयरनेस किसी टॉक पे जाती हूँ, कि आप में से कितने लोगों को थैलेसेमिया मालूम है। और मैं सच बताती हूँ संदीप जी, आज तक मैं रुकी हूँ कि एटलीस्ट 10-15 हाथ तो ऊपर हो जाएं। और वैसे भी नहीं होते हैं कई बार। होते हैं। और बहुत ही ग्रेविटी है। अच्छा, किन देशों ने इसको मतलब ख़त्म कर दिया है, ऐसा कुछ है? हाँ, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, एक उदाहरण साइप्रस देश है। साइप्रस, अच्छा जी, वो देश आपने सुना होगा, कंट्री साइप्रस। तो उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया कि अगर आपके वो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी कपल को, जो सब शादीशुदा कपल्स को चाहिए होता है, मैरिज सर्टिफिकेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। करेक्ट। तो वो लोग उनको बोलते हैं कि आपको अगर मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ अपना अपना थैलेसेमिया माइनर का रिपोर्ट हमको सबमिट करिए। आप जब वो सबमिट करोगे तो हम आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट देंगे। वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को चाहिए नहीं, क्योंकि उनको क्या करना है, उनका हेतु ये है कि उन दोनों को पता होना चाहिए, दे आर जस्ट स्टार्टिंग देयर लाइफ, के वेदर दे आर माइनर्स और नॉट। बस तो इस तरह से, बस इतना सा पॉलिसी डिसीजन लेने से साइप्रस ने इरेडिकेट कर दिया है, पूरी तरह से निकाल दिया है उनके हमारा देश तो इतना बड़ा है, इतना पॉपुलेशन है कि इसको ये जन जागृति करना इतना मतलब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज भी 15,000 से ज़्यादा थैलेसेमिया मेजर बच्चे हमारे भारत में जन्म ले रहे हैं, हर साल ऐड हो रहे हैं, हर साल ऐड हो रहे हैं। एवरी ईयर 10 to 15,000 थैलेसेमिक मेजर चिल्ड्रन आर गेटिंग एडेड। सब हम रोक सकते हैं केवल अगर माँ पिताजी को या लोगों को पता चले बस कि बस एक टेस्ट करवा लो। बस अवेयरनेस इज द ओनली प्रिवेंटिव मेजर। सिर्फ जानकारी चाहिए देनी है कि आप बच्चे की शादी करो, ये करिए। तो मैं तो बोलती हूँ कि जैसे सब पॉलिसी डिसीजंस तो बहुत सारे हो ही जाने चाहिए, जैसे ये मैरिज सर्टिफिकेट का है। फिर यहाँ आप जैसे स्कूल्स में या कॉलेजेस में एडमिशन फॉर्म रहता है, तो सब एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में आपको मालूम होगा कि एडमिशन फॉर्म में नेशनैलिटी पूछी जाती है, ब्लड ग्रुप पूछा जाता है ना, एडमिशन फॉर्म में होता है। तो उसमें अगर हम ये ऐड कर दें एक कि थैलेसेमिया माइनर स्टेटस, तो जितने भी बच्चे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनको पता होगा कि वो माइनर हैं कि नहीं। बस एक बार पता है तो फिर कोई बात ही नहीं। और वैसे भी जैसे 2 बूंद जिंदगी की, ऐसे बड़े बड़े अगर सेलिब्रिटीज़ इसके बारे में बोल देंगे आके,
आप भी हैं और आपने ये काम बहुत शुरू किया है, तो ये आपके माध्यम से बहुत लोगों को पहुंचेगा। लेकिन इस तरह का हर बस के पीछे एक पोस्टर लग जाए। थैलेसीमिया लोगों को मालूम ही नहीं है। देखिए, थैलेसीमिया मेजर ये जो बच्चा है, ये 2 तरीके से आप जान सकते हैं। कैसे? एक तो आप पहले टेस्ट करा लीजिए, फिर आप जान लीजिए आप जिससे शादी कर रहे हैं वो माइनर है या नहीं, और फिर आप शादी कर लिए, ठीक है। दोनों माइनर हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे बताया वो प्रीनेटल टेस्ट से वो लोग नॉर्मल बच्चा आराम से कर सकते हैं। तो आपको अगर मालूम, ये जान लीजिए 400 रुपये का टेस्ट करके। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप माइनर हो? जब आपके लाइफ में ऐसा बच्चा पैदा हो, तब डॉक्टर बोलेंगे कि आप दोनों माइनर हो, इसीलिए आपको ये बच्चा पैदा हुआ है। तो दिस इज अ डेडली वे टू नो। जी जी, वो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो डेडली वे है। उससे अच्छा तो आप माइनर आप हो कि नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो हम लोग शादी से पहले वो गुण मिलाते हैं, पत्रिका देखते हैं एक दूसरे के बारे में, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, कि ताकि तो आपका आगे का सब, अरे इतने मेरे पास कपल्स कभी कभी आके इतना रोते हैं कि हमारी पूरी लाइफ ही ख़त्म हो गई, अभी सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर हैं, या हॉस्पिटल में या ब्लड चढ़वाने, ब्लड बैंक, ब्लड ढूंढ रहे हैं। इसमें जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए देश के लिए, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा वो ब्लड। हाँ, बिल्कुल, ब्लड भी तो जरूरी होता है। अब ब्लड किसी केमिकल फैक्ट्री में कहाँ बन रहा है? बढ़ रहे हैं। हाँ, सही में ब्लड तो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, तो डोनेट करना पड़ता है। हाँ, तो कहाँ कौन डोनेट? तो आप मुझे बताइए, अगर आप किसी कॉलेज में अगर कभी जाएंगे या कभी मेरे साथ आप आइए, तो आप देखेंगे कि कॉलेज में पढ़ने वाले फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने भी इतने सारे होते हैं जिन्होंने आज तक कभी ब्लड डोनेट नहीं किया। देयर आर मैनी हु डोनेट ब्लड रेगुलरली। उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते, उनको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि हमको साल में 2 बार खून देना ही देना है, क्योंकि कितने लोगों के लिए खून ये उनका लाइफलाइन है। तो अभी आप कई स्तरों पे काम चल रही हैं, कर रही हैं। एक तो जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आप सपोर्ट सिस्टम कर रही हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं कि थैलेसीमिया आगे ना हो और कैसे इसको रोका जाए। और तीसरा है कि ब्लड डोनेशन और ब्लड वो डोनेशन कैंप्स करते हैं, हाँ, मतलब अवेलेबल हो, ताकि इमरजेंसी में कोई बच्चा है जाके तो हम लोग अवेयरनेस टॉक देते हैं पहले दिन, उनको समझाते हैं कि आपका जैसे ब्लड तो रक्तदान, आज सब सुन रहे हैं इसलिए मैं ये और भी एक संधि लेना चाहूँगी कि रक्तदान के बारे में भी बताऊँ कि रक्तदान एकमेव ऐसा दान है जिसमें आप कुछ खोते नहीं हो। क्योंकि आप अगर किसी को अपने थाली से रोटी देते हो तो भी आपकी एक रोटी कम होती है ना? अगर आप एक आंख भी डोनेट करते हो तो आपकी एक आंख कम होती है। लेकिन ब्लड एक ऐसा दान है जिसमें आपका कुछ भी कम नहीं होता, क्योंकि वो फिर से बन जाता है। उल्टा रक्तदान रेगुलरली करना हेल्दी है। तो सबसे मतलब ये है कि रिक्वेस्ट कि रक्तदान तो सबसे श्रेष्ठ दान है, और आप एक बार रक्तदान करते हो तो 3 लोगों के चेहरे पे हंसी लाते हो। जी, तो अब ये भी अगर आप उद्देश्य सामने रखो, मतलब जो ब्लड डोनेशन तो कर ही रहे हैं, तो वो तो इनको थैंक यू हम तो बोल ही रहे हैं, लेकिन थोड़े और बढ़ने चाहिए संख्या, और स्पेशली जो यंग लोग हैं, क्योंकि एक बार आप 60 पार कर लिए तो आप डोनेट नहीं कर सकते, तो 60 के अंदर 60 नहीं, तो आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि बाय द टाइम यू रीच 30-35 मैक्सिमम 40 आपको कोई ना कोई गोली लग जाती है। थायराइड, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कुछ ना कुछ तो आप लेने लगते हो, तो तब आप एलिजिबल नहीं रहते हो ब्लड डोनेट करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो और एलिजिबिलिटी इसलिए आजकल 18 साल से शुरू होती है और 30, 35, 40 तक जनरली मैं बोल रही हूँ। ऐसे भी बहुत डोनर्स हैं जो 60 की उम्र तक, इवन 65 तक दे आर सो हेल्दी विदाउट एनी मेडिकेशन, पर वो बहुत रेयर हैं जो देते हैं रेगुलरली। मैं देते आया हूँ अभी। आप देते हैं ना, तो देखिए, थैंक यू। सो दिस इज अ वेरी, अमन, ये थोड़ा सा अवेयरनेस ये भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना, कि आगे वाले बच्चे जो आएंगे या अभी जो इन्फेक्टेड जो थैलेसीमिक हैं, उनको आप सपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट करें, जस्ट ब्लड डोनेट करने से, बिल्कुल, है ना? बहुत तो बड़ा दान है ये। अगर वो आपको बताऊं मैं कि कभी कभी 4 हीमोग्लोबिन पे, 5 हीमोग्लोबिन पे माँ बाप बच्चों को लेके
एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक में ब्लड के लिए घूम रहे होते हैं, लेकिन ब्लड कभी कभी नहीं मिल रहा होता, स्पेशली इन समर्स बहुत शॉर्टेज हो जाती है। तो ये बहुत ही डेस्परेट और बहुत ही बुरी सिचुएशन है। हम बात कर रहे हैं आज, लेकिन ये जब भोगना पड़ता है ना, तो ये बहुत बुरी सिचुएशन है, क्योंकि बच्चों, थैलेसेमिया बच्चों के लिए तो ये लाइफलाइन है, उनका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने भी एलिजिबल डोनर्स, मैं बोलती हूँ उनको, 18 से 30, 35, 40 जहाँ तक हैं, साल में 2 डेट डिसाइड कर लो कि मेरे मम्मी के बर्थडे पे या मेरी ग्रैंड मॉम के बर्थडे पे या कोई भी 2 डेट डिसाइड कर लीजिए, और साल में 2 बार ज़रूर खून देना है। वाह, ये बहुत ही अच्छी, मतलब क्या कहते हैं कि आप मेडिकली जो भी नहीं कर सकते वो ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल ना, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। हम्म।